नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी का व्याकरण देखने जा रहे हैं। देखिए, आज जो भाग हम देख रहे हैं वह प्रश्न पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 4 के लिए पूछा जाता है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है शब्दभेद। देखिए, पहला ही प्रश्न इस पर आधारित होता है क्या कि एक आध शब्द दिया जाता है और उसका भेद पहचानिए या ये जो शब्द है उसका वाक्य में उपयोग कीजिए। सार्थक वाक्य में उपयोग करना होता है। सार्थक मतलब क्या? तो अर्थपूर्ण। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम जानकारी ले लेंगे। इसका नाम है शब्दभेद। शब्द किससे बनते हैं बच्चों? हमने तो यह 5वीं कक्षा से ही सीखा हुआ है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, बराबर। वर्णों से अक्षर होते हैं। अक्षरों का अर्थपूर्ण समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का अर्थपूर्ण समूह वाक्य कहलाता है। यह तो हम हर कक्षा में पढ़ते आए हुए हैं, है कि नहीं? तो आज हम देखते हैं शब्द भेद के कौन कौन से भेद हैं। हमें पता है शब्द भेद के प्रमुख 2 भेद हैं। कौन से? विकारी, जिसे हम क्या कहते हैं? सर्वे कहते हैं, और दूसरा है अविकारी, जिसे हम अव्यय कहते हैं। विकारी या सर्वे मतलब क्या? जिनमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन इसका मतलब कि कैसे परिवर्तन? लिंग, वचन या कारक, और कारक इनके बदलने पर जिन शब्दों में बदलाव होता है या परिवर्तन होता है उन्हें हम सर्वे या विकारी शब्द कहते हैं, बराबर। और अव्यय बराबर उसके विरोध में, जिनमें बदलाव नहीं होता। मतलब किस तरह का बदलाव या परिवर्तन? कि वचन हो, लिंग हो, कारक हो या काल हो, इनके बदलने पर जिनमें बदलाव नहीं होता वे होते हैं विकारी या अव्यय शब्द, बराबर। आज हम इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सर्वे में कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। मतलब ये जो 4 भेद हैं ये परिवर्तन होने वाले हैं। काल, वचन, लिंग और कारक के अनुसार। अव्यय कौन कौन से हैं? क्रिया, विशेषण, अव्यय, संबंधसूचक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय, बराबर। इनमें ये जो लिंग, वचन, काल और कारक है, इनमें परिवर्तन होने के बावजूद भी इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, मतलब वे होते हैं अविकारी या अव्यय शब्द। यह तो हमने पढ़ा ही है, 8वीं कक्षा से हम यह पढ़ते आए हुए हैं, है कि नहीं? अव्यय सव्यय तो हम 5वीं कक्षा से ही पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें से पहला भाग हम देखते हैं संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। हाँ बच्चों, एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो संज्ञा है, संज्ञा को अगर हमने नाम ऐसे लिखा, जब प्रश्न पत्रिका में प्रश्न आया कि निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्द का भेद पहचानिए, और वहां पर आपको ये जो वाक्य है दिया गया है कि राम अच्छा लड़का है, अधोरेखांकित शब्द है राम। पहचानना बहुत आसान है। क्या है राम? संज्ञा। लेकिन आप लिखेंगे नाम। अगर नाम लिखा तो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि शब्द भेदों में संज्ञा ऐसा भेद है, नाम ऐसा भेद नहीं है। इसी कारण बच्चों क्या लिखना जरूरी है? संज्ञा ही। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी का भी नाम। किसी का भी नाम मतलब क्या? व्यक्ति हो, वस्तु हो, ठिकान हो, किसी का भी नाम हो, पदार्थ हो, कोई चीज हो, किसी का भी नाम हो, उसे क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। ये जो संज्ञा है इनके कुल मिलाकर 5 भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। देखिए बच्चों, अब आप कहेंगे कि हमें सिर्फ पहचानने के लिए आता है कि शब्द भेद पहचानिए या शब्द का वाक्य में उपयोग कीजिए। तो फिर ये जो
जरूरी है, साथ ही साथ वह शब्द जो है वह संज्ञा का है, सर्वनाम का है, विशेषण का है या क्रिया का है, किसका है यह पहचानना तो जरूरी है। इसी कारण हमें यह सभी भेद देखने बहुत ही आवश्यक है। समझ गए? और संज्ञा किसे कहते हैं अभी हमने परिभाषा ही की। अब 5वीं 6ठी कक्षा की तरह मैं आपको परिभाषा लिखकर नहीं दूंगी, आपको पता है, आपने इसकी अच्छी तरह से पढ़ाई की है। संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, व्यक्ति हो, वस्तु हो, ठिकान हो, चीज हो, पदार्थ हो, किसी का भी नाम मतलब क्या संज्ञा। बराबर? संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद। इसमें पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है समूहवाचक, चौथा है भाववाचक और 5वां है द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं। बराबर? तो हम देखते हैं पहले कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए इसमें से हम देख रहे हैं संज्ञा और संज्ञा के जो भेद है इसमें से हम पहला देख रहे हैं व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो अपने आप में विशेष होता है, जो अपने आप में विशेष होता है, मतलब किसी एक का ही नाम, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। व्यक्ति और जाति अगर हम दोनों का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तो मतलब एक साथ अध्ययन करेंगे तो हम इनका जो फर्क है अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक मतलब किसी अकेले का नाम, विशेष का नाम, और जातिवाचक मतलब उसकी पूरी जाति का नाम। यहाँ पर जाति मतलब किसी धर्म, संप्रदाय, जात पात ऐसा नहीं है। यहाँ पर जाति मतलब जो भी है, जैसे कि लड़का कहने पर कोई अकेला लड़का है नहीं, लड़का कहने पर जितने भी लड़के हैं वे उस जाति में आ जाते हैं। बराबर? उस तरीके से यह जाति है, मतलब उसी वर्ग के जो है वे इस जाति में आते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक में कोई एक विशेष होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि उदाहरण बच्चों महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ऐसा मैंने कहा तो आपके सामने महात्मा गांधी की छवि आई, तस्वीर आई, है कि नहीं? ऐसा आपने कहा कि महात्मा गांधी, हाँ आपने कौन से महात्मा गांधी की बात की? भारत के महात्मा गांधी, अमेरिका के महात्मा गांधी, जापान के महात्मा गांधी, ऐसा आप मुझे पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। इसका मतलब पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में महात्मा गांधी अकेले ऐसे हैं। क्यों? उनका नाम लेने पर उनकी तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। वे क्या हुआ? विशेष नाम, मतलब उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं हिमालय। कौन सा? हिमालय। हिमालय कहने पर आप कहेंगे कहां पर है यह? महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, कहां पर है? ऐसा पूछेंगे मुझे? नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है कि हिमालय यह पर्वत हमारे भारत देश के उत्तरी भाग में बसा हुआ है। ठीक है? इस तरह से जो अपने आप में विशेष होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, अब अभी हम हमारी कक्षा का ही उदाहरण लेते हैं। आपकी जो कक्षा है उसमें आदित्य नाम के 3 लड़के हैं। तो आदित्य कहने पर एक तीनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे तो आप कहेंगे यह व्यक्तिवाचक कैसा होगा? बच्चों, ये जो तीनों आदित्य नाम के बच्चे हैं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। वे अपने आप में विशेष हैं। उनका जो उपनाम है, उपनाम मतलब सरनेम, वह अलग है। उनके पिताजी का नाम वह भी अलग है। इसी कारण वे अलग अलग ही हैं। नाम एक जैसा होने पर 2 व्यक्ति कभी भी एक नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। यह बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। हर एक आदित्य अलग ही होगा, मतलब वह विशेष होगा। इसी कारण आदित्य कहने पर वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आ जाएगा। समझ गए बच्चों? व्यक्तिवाचक मतलब क्या? अपने आप में विशेष नाम होता है, मतलब अकेला होता है, वह एक ही होता है वह नाम। समझ गए? मैं बार बार नाम कह रही हूँ, लेकिन लिखते वक्त हमें क्या लिखना है? संज्ञा। क्या लिखना है? संज्ञा। ये साहित्यिक भाषा है। अगला देखिए जातिवाचक।
अनुपात मतलब तुलना के रूप में। अगर पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए अभी मैंने कौन कौन से उदाहरण दिए, महात्मा गांधी का आपको उदाहरण दिया। महात्मा गांधी मतलब व्यक्तिवाचक रूप। अगर मैंने उसी जगह पर पुरुष ऐसा कहा, पुरुष, तो पूरी दुनिया में जितने भी पुरुष है उसमें से कौन सा पुरुष, या किसी सभा में मैं बोल रही हूँ और पुरुष ऐसा कहा, तो जितने भी पुरुष हैं वे ही एक दूसरे की तरफ देखेंगे, महिलाएं देखेंगे नहीं। लेकिन उसी पुरुषों में अगर हमने किसी एक का नाम लिया, अभी महात्मा गांधी जी का ही नाम लिया है, महात्मा गांधी जी पुरुष है, लेकिन महात्मा गांधी एक है, पुरुष एक है नहीं, बहुत सारे पुरुष हैं। मतलब पुरुषों की जाति स्पष्ट हुई। और यहाँ पर व्यक्तिवाचक में मैंने सिर्फ महात्मा गांधी कहने पर वह क्या हुआ, अकेला हुआ, लेकिन पुरुष बहुत सारे हैं, उसकी जाति स्पष्ट होती है। इसी कारण पुरुष कहने पर वह जातिवाचक में होगा, महात्मा गांधी कहने पर व्यक्तिवाचक। आदित्य लड़के का नाम है, लेकिन लड़के कहने पर जितने भी लड़के हैं वे तो उसकी जाति आ गई, जितने भी लड़के हैं वे उसमें आए। अगर कक्षा में मैंने कहा ए लड़के ध्यान दे, तो सभी लड़के एक दूसरे की तरफ देखेंगे कि किसे कहा। हाँ यह बात अलग है, जिसे कहा है वह तो कहता है कि मुझे कहा ही नहीं, है ना, ऐसा मान लेता है। लेकिन फिर भी सभी जो लड़के हैं एक दूसरे की तरफ देखेंगे कि अरे किसे पुकारा गया। उस स्थान पर लड़के देखेंगे क्या आपस में? नहीं, लड़कियां भी लड़के की तरफ ही देखेंगी, किस लड़के को पुकारा गया, है ना। तो लड़के कहने पर सभी लड़के एक दूसरे की तरफ देखेंगे कि मुझे कहा या दूसरे को कहा। लेकिन उसी जगह पर मैंने आदित्य का उदाहरण दिया है, और आदित्य ध्यान दो, ऐसा कहने पर जिसकी तरफ मैंने देखा है उसे आदित्य की तरफ सभी देख लेंगे। अगर कक्षा में 3-3 आदित्य है मौजूद है, फिर भी जिसकी तरफ मैंने देख लिया है, मेरी नजर जिस आदित्य पर है उसे आदित्य की ओर सभी छात्र देखेंगे, मतलब विशेष हुआ। समझ गए बच्चों? लड़का किसमें आया? जातिवाचक में। आदित्य किसमें आया? व्यक्तिवाचक में। पुरुष किसमें आया? जातिवाचक में। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक। मैंने पहले ही उदाहरण दिया हिमालय का। अभी हम पर्वत का लेते हैं। पर्वत किसमें आएगा? पर्वत कहने पर तूने पर्वत देखा है क्या? आप कहेंगे हाँ मैंने हिमालय देखा है, सह्याद्री देखा है, नीलगिरी देखा है, विंध्य देखा है, मतलब बहुत सारे, या बाहर के विदेश के भी आल्प्स देखे हैं, एंडीज देखे हैं, रॉकी देखे हैं ना, ऐसा अलग अलग देखे हैं तो भी बताएंगे, नहीं देखे तो लेकिन हाँ यह हमने देख लिया है, चित्रों में तो देख लिया। तो पर्वत कहने पर एक ही पर्वत सामने आता है क्या? नहीं आता। लेकिन हिमालय कहने पर यह भारत का साथ ही साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत है, यह हमारे सामने आता है। कहाँ पर स्थित है यह भी हमें पता है। सह्याद्री कहने पर हम कहेंगे हाँ हाँ देखा है हमने, वह जापान में है, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं, यह तो हमारे महाराष्ट्र में है कि नहीं? मतलब विशेष का नाम लिया, सह्याद्री विशेष हुआ, हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। हिमालय हमारे भारत में स्थित है, बराबर, ये विशेष हुए। लेकिन पर्वत कहने पर उनकी पूरी जाति स्पष्ट हो जाती है, हिमालय कहने पर वह विशेष बन जाता है। यह बात आप ठीक तरह से समझ लीजिए। जाति में और व्यक्ति में कौन सा फर्क है आप समझ गए बच्चों? व्यक्ति में कोई अकेला होता है, जाति में उसकी जाति स्पष्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है समूह। समूह इस शब्द से ही अर्थ स्पष्ट होता है। समूह मतलब क्या? समूह दर्शाता है, गुट दर्शाता है। गुट यह शब्द भी किसमें आता है? समूह में। हमारा जो परिवार होता है, परिवार में हम अकेले होते हैं क्या? नहीं होते। हमारे परिवार में हमारे दादा दादी होते हैं, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, सभी, बुआ भी होती है। तो ये सभी मिलकर परिवार बनता है, मतलब वहां पर समूह आया। तो परिवार का शब्द किसमें आया? समूहवाचक।
समझ गए? पुष्पगुच्छ, सिर्फ पुष्प कहने पर एक फूल सुमन आएगा, बराबर, लेकिन पुष्पगुच्छ कहने पर उसमें बहुत सारे फूल होंगे, इसी कारण ये पुष्पगुच्छ है। ये किसमें आएगा? समूहवाचक में। गुट हो, गुट मतलब गढ़, दल हो, संघ हो, है ना, मेला, ये जो शब्द है ये किसमें आएंगे? समूह में, क्योंकि ये शब्द जो है वो समूह ही दर्शाता है। समझिए बच्चों? अगला देखिए भाववाचक। भाव, भाव मतलब हमारे मन के भाव। मन में जो भी मतलब सुख के भाव होते हैं, दुख के भाव होते हैं, जैसे करुणा होती है ना, ये जो सभी भाव है, डर होता है, तिरस्कार, घृणा होती है, ये जो सभी भाव है ये भाव इसमें आते हैं। सिर्फ भाव ही आते हैं ऐसी बात नहीं, तो जो भी हमारी स्थिति अवस्थाएं जो होती है, जैसे कि बचपना हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, ये अवस्थाएं भी इस भाववाचक शब्द में आती है। यह समझिए। मतलब इसमें सुंदरता, बराबर, तो यहाँ हमें कुछ गंदा लगा है तो छी, इस तरह के शब्द इसमें मतलब भाव दर्शा रहे हैं हम। ये जो शब्द है इसमें आएंगे। फूल बहुत सुंदर है, सुंदर ये भाव दर्शा रहा है, मतलब हमारे मन में जो भी भाव आया हुआ है वो हमने प्रकट किया है, यह इससे हम दर्शाते हैं। समझ गए बच्चों? भाववाचक संज्ञा। अगला और अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, द्रव्य मतलब जो द्रव पदार्थ होते हैं, सिर्फ वही, ऐसा नहीं, वे तो है ही। द्रव मतलब, द्रव्य मतलब सिर्फ द्रव पदार्थ होते हैं ऐसी बात नहीं, वे तो होते ही है, इसके सिवा और भी होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि अनाजों के नाम, जैसे गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो या शक्कर हो, इनके जो नाम है ये भी इसमें आते हैं। साथ ही साथ धातुओं के नाम, जैसे कि लोहा हो, सोना हो, तांबा हो, है ना, इनके नाम। साथ ही साथ मिट्टी, वह भी इसमें ही आते हैं। और ये जो द्रव पदार्थ है, जैसे कि पानी है, दूध है, तेल है, ये सभी इस भाववाचक संज्ञा में आते हैं। रत्नों के नाम, जैसे कि मोती है, हीरा है ना, जो भी जितने भी मोती रत्न है उन सभी के नाम इसमें आते हैं। समझ गए बच्चों? संज्ञा के कुल मिलाकर कितने भेद हैं? 5 भेद है। संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, लेकिन भेद पहचानते वक्त हम नाम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम संज्ञा ऐसा ही लिखेंगे। व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान, कोई चीज, सभी के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति मतलब अपने आप में अकेला, विशेष। जातिवाचक, इसकी पूरी जाति स्पष्ट होती है। समूह, समूह दर्शाता है। भाववाचक मतलब मन के भाव या अवस्थाएं होती है। द्रव्यवाचक मतलब द्रव पदार्थ, और बाकी के जो भी ने कहा कि अनाजों के नाम हो या धातुओं के नाम हो, रत्नों के नाम हो, ये भी इसमें आ जाते हैं। समझ गए बच्चों? तो बच्चों हम अगली तासिका को सर्वनाम मतलब क्या और साथ ही साथ सर्वनाम के पूरे जो भेद है इसके बारे में जानकारी देखते हैं। धन्यवाद।